अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया नावल। ये नावल जो है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर की फ़रमाइश है और बहुत अरसे के बाद उन्होंने फ़रमाइश की है। और दूसरी बात ये कि नावल जो है वो बहुत ही नया है। नया से मुराद ये नहीं कि कोई डिफरेंट स्टोरी है, वो तो हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन अच्छी राइटर का है। और सबसे बड़ी बात कि डाइजेस्ट में शाया हुआ है, तो डाइजेस्ट में हमेशा मेयारी जो है कहानियाँ शाया होती हैं, ख़ासतौर पर जो बहुत अरसा से पुराने डाइजेस्ट चल रहे हैं, ख़वातीन डाइजेस्ट, किरण, शुआ डाइजेस्ट, इनमें बहुत ही अच्छी और मेयारी कहानियाँ जो है वो शाया होती हैं और बहुत पुरानी और अच्छी राइटर हैं। तो उनकी कहानी के बारे में तो शक हो ही नहीं सकता कि कहानी अच्छी ना हो। तो मैंने रीड नहीं किया है, वो आप सबके साथ साथ ही रीड करूँगी मैं। तो हमारी इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है रंजना गुप्ता जी ने। बहुत ही हमारी रेगुलर, बहुत ही पुरानी लिसनर हैं और काफ़ी अरसे से जो है वो गायब रहती हैं, तो फरमाइश नहीं कर पा रही थी। तो अब उन्होंने नावल ढूंढ कर दिया है जो कि रिसेंटली डाइजेस्ट में शाया हुआ है। तो अभी कहीं भी ये ऑडियो में अवेलेबल नहीं है, अलबत्ता वीडियो में अवेलेबल है। अगर कोई सुनना चाहे तो नाम लिखकर सर्च कर सकता है नावल का, उनको मिल जाएगा रीडिंग के लिए भी। मैं अलबत्ता ऑडियो में ही शेयर करती हूँ। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब। तो जनाब, कहानी का नाम है तितलियों के मौसम में। मुसन्निफ़ा है अफशा अफरीदी और आप सब सुनेंगे इसकी आज पहली किस्त। हिबा, क्या तुम फ्री हो? नो, आई एम प्राइसलेस। नहीं, मैं अनमोल हूँ। मेकअप को फाइनल टच देते हुए उसने कमरे में दाखिल होती रानिया को मुड़े बगैर मज़े से जवाब दिया था। माशाअल्लाह, क्या बात है आपके अनमोल होने की। रानिया उसके जवाब से हिज़ उठाती उसके अकब में चली आई थी और जो ही ड्रेसिंग टेबल के आईने में हिबा के अक्स पर नज़र पड़ी तो चौंक गई। खुदा के लिए बस कर दो हिबा, आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा कि आज गौहर आपी का निकाह है, तुम्हारा नहीं। उसे सरता पैर झिलमिलाता देखकर रानिया से रहा नहीं गया था। आवाज़ दबाकर उसे मज़ीद सजने से बाज रखने की कोशिश की। पता जो था कि चची ने अपनी दोख्तर को इस हाल में देखा तो उसकी शामत ही आ जाएगी। पता है मुझे, तभी तो इतना लाइट मेकअप किया है। उसकी बेफिक्री हमेशा की तरह कायम थी और यह सच भी था कि उसका मेकअप बहुत डार्क नहीं था, मगर किया बहुत महारत से था, जिससे उसके नकूश मज़ीद तीखे हो गए थे। ख़ास तौर पर आंखों के मेकअप ने उसकी कुशादा आंखें और भी हसीन बना दी थी। उस पर मस्तजाद उसका लिबास, डल ब्रॉन्ज नफीस काम वाले ब्लैक गाउन में मलबूस, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में नाजुक ग्लूबंद और हाथों में कांच की ब्लैक और गोल्डन चूड़ियाँ पहने वो बेहद दिलकश लग रही थी। बहुत खूब, दूसरों की शादियों पर तुम्हारा ये हाल है तो अपनी शादी पर क्या करोगी तुम? रानिया ने उसे सरता पैर सराहती नज़रों से देखा था। वो सब छोड़ो, फिलहाल ये बताओ, लग रही हो ना गज़ब। हाईलाइटर लगाकर वो रानिया की तरफ घूम गई थी। बहुत, और अब चची के गज़ब का सामना करने के लिए भी तैयार रहना। रानिया ने सताइशी नज़रों से उसे देखते हुए कहा था। ओहो भाई, कुछ नहीं होता, मैंने ताई अम्मा से इजाज़त ली थी मेकअप करने की, वो खुद ही अम्मी को संभाल लेंगी। वो मुस्कुराई। सच तो यह है कि आज मेरे हुस्ने जहाँ सोच के आगे कोई ठहर नहीं सकेगा। आईने में खुद को देखते हुए वो पुरयकीन थी। और चची की डांट के आगे आप भी ठहर नहीं सकेंगी मोहतरमा हिबा बहज़ाद। अभी भी वक्त है, मेकअप ना सही, ज्वेलरी ही थोड़ी हल्की पहन लो। रानिया ने उसे बाज रखने की कोशिश की। हरगिज़ नहीं, वो जी जान से इनकारी थी। सच में हिबा, अगर मैं जानती कि तुम्हारे ये इरादे हैं तो भाभी का ये सेट तुम्हें कभी ना ला कर देती। रानिया उस वक्त को कोस रही थी जब उसकी बात मानी थी। कोई बात नहीं यार, मेरे साथ रहोगी तो रफ्ता रफ्ता मुझे जान लोगी। पता नहीं तुम्हें जान लूंगी या तुम्हारी जान लूंगी, रानिया ने मसनूई गुस्से से कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। चलो भाई लड़कियों, जल्दी चलो, अब्बा बुला रहे हैं सबको। वेन्यू पर जाने के लिए गाड़ियां आ गई हैं। इस असना में सोनिया जल्दी जल्दी का शोर मचाती अंदर दाखिल हुई। माशाअल्लाह, आज तो हमारी हिबा पहचानी नहीं जा रही। सोनिया की नज़र उस पर पड़ी तो बेसाख्ता तौसीफी जुमला जुबान से निकला था। थैंक यू आपी, ये प्यार है आपका। वो लाड से उसके कंधे से लग गई, साथ ही रानिया को जताने वाली निगाहों से देखा। और इस प्यार के बाद जो डांट फिटकार इन्हें चची से मिलेगी उसका क्या? रानिया के सर पर चची जान का भूत सवार था। कुछ नहीं होता रानिया, चची को मैं समझा लूँगी। आज खुशी का दिन है, इसलिए सबको खुश होना चाहिए। सोनिया ने मोहब्बत से उसके कंधे पर बाजू दराज किया था। वो खुलकर मुस्कुरा दी। खानदान में सभी जानते थे कि चची का गुस्सा कैसा है। हिबा पर जिस कदर उनकी सख्ती थी, उसका लाउबालीपन भी उतना ही ज़्यादा था। और फिर वही हुआ जिसका डर रानिया ने दिया था। माँ का सामना होने पर उसे सख्त सुस्त सुनने को मिली। हद होती है, ये क्या तरीका हुआ कि इजाज़त मिली तो तुम बाल बाल मोती पिरोकर चली आई।
कुछ अकल है तुम्हें या नहीं? कवारी लड़कियों को भला इस कदर सजने की क्या ज़रूरत है? प्लीज़ चाची, आज के लिए जाने दे। देखिए ना वो कितनी मसरूर है, आज खुशी का मौका है, उसे भी खुश होने दे। सोनिया ने मलतजी लहजे में कहा तो उन्हें बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ा। एक तो वक्त कम था, उस पर घर में मेहमान भी आ चुके थे, सबके सामने तमाशा लगाना भी ठीक नहीं था। आइंदा मैं तुम्हें यूँ दुल्हन बने ना देखूं, समझी? उन्होंने उसे बेनक्त सुनाने के बाद वार्निंग दी। जवाबन उसने चोर तबस्सुम को दबाते हुए ताबेदारी से सर हिला दिया था, मगर वो सभी जानते थे कि वो कितनी फर्माबरदार है। अगले महीने गौहर की रुखसती के लिए भी उसके कुछ ऐसे ही अज़ाइम थे और उसे उनसे बाज रखना कोई आसान काम नहीं था। उसने मेन रोड पर कायम जोज वेडिंग प्लानर के ऑफिस के सामने अपनी बाइक रोकी तो आसमान पर चमकते सूरज की तमाज़त ने उसे अपनी पनाहों में ले लिया। वो जिस वक्त ग्लास डोर धकेल कर ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ, अंकल बशीर अपने बेटे हारून पर पूरी गरज चमक के साथ बरस रहे थे। हस्बे साबिक फिर हिसाब में गड़बड़ थी, साथ ही केटरिंग वाले के बिल का बकाया भी अब तक अदा नहीं हुआ था। लगता है आज हारून की खैर नहीं। आबनूसी मेज़ की दूसरी जानिब रखी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे उमर ने उसे देखते ही हल्की आवाज़ में ख्याल जाहिर किया था। उसके चेहरे पर महजूज मुस्कुराहट खेल रही थी। जाहिर है बकरे की माँ कब तक खैर मना सकती है। हाशिर ने गहरी सांस भरकर सर झटका। ये तो है। एनीवे ये बताओ, चाय पियोगे? उमर ने पूछा। नहीं, इस शदीद गर्मी में चाय पीने का कतन मूड नहीं। वो उमर के सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। अरे गर्मी में ही तो चाय का मज़ा है। दरअसल गर्मी ही गर्मी को काटती है। वो शेर तो तुमने सुना ही होगा जिसमें शायर कहता है, लुत्फ़े चाय तुझसे क्या कहूँ हाशिर, हाय कम वक्त तूने पी ही नहीं। शदीद गर्मी में भी उमर के मिजाज की शोखी हनूज कायम थी। क्यों दाग की रूह को तड़पा रहे हो अल्लाह के बंदे, कुछ ठंडा पीने को है तो दो। उसने बेजारी से उसे देखा था। वैसे आज तुम कुछ जल्दी आ गए हो, गर्ल्स कॉलेज वैन आने में तो अभी आधा घंटा है। फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक का कैन निकालते हुए उमर के लहजे में शोखी और चेहरे पर शरारत थी, जिस पर हाशिर ने उसे तुंद तेवरों से देखा था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, बशीर अंकल साथ वाले कमरे से बाहर निकलते नजर आए। उसने उठकर उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम हाशिर, क्या हाल है बेटा? वेंदर को दे आई बकाया? उसे देखते हुए बशीर अंकल के चेहरे पर से गुस्से के आसार गायब हुए थे। जी अंकल, ये रही रसीद। उसने जेब से रसीद निकालकर उनकी तरफ बढ़ाई। शुक्रिया तुम्हारा। इस नाहंजार हारून को 6 दिन से कहा हुआ था ये काम, मगर उसे और इन उमर साहब को तो हंसी ठट्ठों से ही फुर्सत नहीं। साथ खड़े उमर पर एक खफकी भरी निगाह डालते हुए उन्होंने कहा तो उमर बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। शुक्रिया की कोई बात नहीं अंकल, मुझे ट्यूशन पढ़ाने उसी एरिया में जाना था। उसने मुरव्वत भरी संजीदगी से जवाब दिया। हालांकि इस शदीद गर्मी में बाइक पर इतनी दूर जाना उसके लिए बहुत तकलीफ दे रहा था। जीते रहो। बशीर साहब ने शफीक लहजे में दुआ दी और फिर तुंद तेवरों से उमर की तरफ पलटे। मेरे आने तक तुम दोनों ऑफिस से बाहर जाने का सोचना भी मत। काम सीखना है तो संजीदगी इख्तियार करो, समझे? जी फूफा जी, आप फिक्र ही ना करें। उमर ने मस्कीनियत तारी करते हुए ताबेदारी से सर हिलाया था, मगर बशीर साहब का मूड हनूज बिगड़ा रहा। वो बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गए। उफ! उनके जाते ही उमर गहरी सांस खारिज करते हुए धम से कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठा था। वैसे 21 तोपों की सलामी की हकदार है मेरी फूफी शकीला, जो 30 साल से इन हलाकू खान के साथ गुजारा कर रही हैं। उमर की जुबान पर खुजली हुई थी। हाशिर ने एक तायराना नज़र उस पर डालकर सामने रखे अखबार पर नज़रें जमा दी थीं। और 42 तोपों की सलामी का हकदार तो मैं भी हूँ, जो तुम्हारी गलतियों की सज़ा भुगत रहा हूँ उमर के बच्चे। इस दौरान हारून भी कमरे से बरामद हुआ था, जिसके तेवर काफ़ी कशीदा थे। वैसे यार हारून, एक बात तो बताओ कि आखिर ये अब्बा तुमने कहाँ से लब्बा है? उमर की रगे ज़राफ़त फिर फड़की थी। बको मत। हारून इस वक्त सख्त गुस्से में था। लो, इसमें बकने की क्या बात है? इंसान कभी तो अपनी औलाद की इज्जत कर ही लेता है, चाहे ईद के ईद ही सही। मगर तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार के लिए तो ये भी नागवार है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे अब्बा तुम्हें रोज़ गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं। हारून के लहजे से तिलमिलाहट आया थी। हक हाँ, गार्ड ऑफ ऑनर तो नहीं, उन्होंने तो सीधे सीधे सौतेली अम्मा, वो भी फॉरनर, पेश कर दी हैं हमारे सामने। यार, क्या इंसान दूसरी शादी करते हुए अकल को हाथ नहीं मार सकता? एक तो उनकी सेकंड लेडी हमारी सौतेली अम्मा है, उस पर हद से ज़्यादा गोरी। यकीन करो, हम सब सांवले सलोने लोगों में वो ऐसी लगती हैं जैसे ब्लैक फॉरेस्ट केक पर वाइट क्रीम की आइसिंग। अब ऐसी खातून को तो कल मुँह ही कहकर भी दिल हल्का नहीं किया जा सकता। उमर पटड़ी बदलकर अब अपने अब्बा की शान में कसीदा गोई शुरू कर चुका था। तो ज़रूरत ही क्या है दूसरों को मुखलसात बकने की? इससे दिल हल्का हो ना हो, नेकियों का पलड़ा ज़रूर हल्का हो जाता है। हाशिर ने खुश्क लहजे में नसीहत से नवाजा। सही बात है, कुछ भी सही, वो तुम्हारी वालदा की जगह है, उनका अदब करना फ़र्ज है तुम्हारे लिए। हारून को बदला चुकाने का अच्छा मौका मिला था। हाशिर का साथ देते हुए शरारत से उमर को देखा।
इंतहाई संगदिल इंसान हो तुम लोग। मजाल है जो बंदा तुम लोगों से बात करके कभी अपना दिल हल्का कर सके। उमर का मसनूई वावेला हमेशा की तरह बेअसर था। तो मत किया करो, हम इंसान हैं, किसी जज का कन्फेशन बॉक्स नहीं, उसने तपे तपे लहजे में उसे सुनाई। आज गर्मी की वजह से मूड वैसे ही नाखुशगवार था, उस पर उमर की बेतुकी बातें। बड़े अफसोस की बात है हाशिर, यहाँ मैं तुम्हें अपना हाल दिल, अपनी दुखी दास्तान सुना रहा हूँ और तुम हो कि मुझे नसीहत कर रहे हो। सच है, अल्लाह किसी को गधा बना दे मगर तुम्हारा दोस्त ना बनाए। और यहाँ तो अल्लाह ने दोनों ही काम कर दिए हैं। हारून की बर्जस्ता बात पर हाशिर के लबों पे भी मुस्कुराहट उतर आई थी, जिस पर उमर भी खिसियाकर हंस दिया। जब ही तो तुम लोगों ने दोस्त बनाया है मुझे। हाँ, इसी का तो पछतावा है हमें। बहरहाल अब ये रजिस्टर उठाओ और रसीदों के नंबर नोट करके नए सिरे से हिसाब करो। अब्बा बहुत गुस्सा हुए हैं अभी मुझ पर, यह काम आज ही ख़त्म हो जाना चाहिए। हारून ने संजीदा होते हुए उमर को काम बताया तो वह कसलमंदी से पैर पसार कर बैठ गया। कर लूँगा हिसाब भी मेरे यार, अभी कौन सी तारीख बदल रही है। फ़िलहाल तुम इस हाशिर से तो हिसाब लो ज़रा, ये 2 दिन से कहाँ गायब था। 2 बार आ चुकी है सजीला किताब वापस करने के बहाने। उमर ने खामोश बैठे हाशिर की तरफ इशारा किया, जो कोल्ड ड्रिंक पीने के साथ साथ अब हारून का लैपटॉप ऑन करके कुछ मटेरियल डाउनलोड करने लगा था। अम्मा की तबीयत ख़राब थी 2 दिन से, उनका चेकअप भी करवाना था, इसलिए ट्यूशन भी पढ़ाने नहीं जा सका। इससे पहले कि उमर तुमार बांधना शुरू करता उसने मुख्तसर जवाब दिया, कमाल है यार हाशिर, तुम हमें तो बताते, हद होती है गैरियत की भी। हारून ने शाकी लहजे में उसे मुखातिब किया तो वो इस दर्जे अपनायत पर ममनून हुआ। ऐसी बात नहीं, बस कोई सीरियस मसला नहीं था, इसलिए जिक्र नहीं किया। एनीवे मैं अब चलता हूँ, नहीं तो कोचिंग सेंटर पहुँचने में देर हो जाएगी। स्टूडेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसने यूएसबी पर फाइल कॉपी की और सरसरी अंदाज में जवाब देकर उठ खड़ा हुआ। और जो यहाँ कोई तुम्हारी राह देख रहा होगा उसका क्या? उमर ने शोखी से आंखें घुमाकर सवाल किया था, मगर इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, ग्लास डोर को धकेलकर अंदर दाखिल होती सजीला ने उन सब की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की। माशाअल्लाह, उमर दराज पाएंगी मोहतरमा। उमर मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया था। अस्सलामुअलैकुम। तीनों के माबैन छाने वाली खामोशी और 6 आंखों के बेहक वक्त इर्तकाज ने उसे नर्वस सा कर दिया था। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो सजीला। सबसे पहले उमर ने खुश इखलाकी से जवाब दिया था, फिर बड़ी अपनायत से सजीला के भाई की खैरियत पूछने लगा। क्या हाल है? जलील कैसा है? जी वो ठीक है, मैं दरअसल ये नोट्स वापस करने आई थी। सजीला ने उमर को जवाब देकर हाशिर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर छाई लाताल्लुकी उसके लिए तकलीफ दे थी। तभी बिला तमहीद आने का मकसद गोश गुजार किया और बैग से फ़ाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई तो उसे लामहला मतवज्जा होना पड़ा। भाभी ने बहुत शुक्रिया कहा है समरा बाजी को, और सलाम भी, सजीला रुकते रुकते भी कह गई थी। अच्छी बात है, मैं आपा को पैगाम दे दूंगा। उसने उमर की शौक नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए सजीला के हाथ से फ़ाइल ले ली थी, फिर संजीदा लहजे में जवाब देकर चुप हो गया। लम्हा भर के लिए उन चारों के माबैन एक बार फिर खामोशी गूंजने लगी। मैं चलती हूँ अब। एकदम सजीला को एहसास हुआ कि उमर की शौक और हाशिर की संजीदा नज़रें उसका घेराव कर रही हैं, तो जाने को पर तोले। ओके, अल्लाह हाफिज़। इससे पहले कि उमर कुछ कहता, हाशिर ने फ़ौरन उसे अल्लाह हाफिज़ कहा, तो लम्हा भर के लिए वो लब भींचकर उसे देखती रह गई और फिर तेज़ी से पलटकर ऑफिस से निकलती चली गई। बेमुरव्वती की हद है हाशिर मंसूर, कम अज़ कम उस बेचारी से चाय पानी तो पूछ लेने देते। मेरे और तुम्हारे दोस्त की बहन है वो, बचपन से एक मोहल्ले में पढ़कर जवान हुए हैं हम सब। क्या हुआ जो अब उन लोगों ने मोहल्ला तब्दील कर लिया? हम कोई अनजान तो नहीं है उनके लिए, ख़ास तौर पर तुम तो। उमर ने सजीला के जाते ही तासुफ से कहा था। बैक स्ट्रीट पर घर है उसका, वो घर जाकर खा पी लेगी इत्मीनान से, तुम्हें इतनी हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं। अनजान ना सही, गैर ज़रूर हैं हम उसके लिए। उमर की बात कता करते हुए उसने टुकड़ा तोड़ जवाब दिया और नोट्स की फ़ाइल उसके कंधे पर मारी तो उसने फ़ाइल हाशिर के हाथ से खींच ली। हाशिर ने लब भींचकर उसे बरहम नज़रों से देखा था। देखूं तो शायद तुम्हारे नाम कोई लव लेटर इन नोट्स में छुपाया गया हो। तेज़ी से सफ़ात पलटते हुए उमर मतवक्का लेटर तलाश कर रहा था और फिर यकदम एक सफ़े पर पहुंचकर वह रुक गया। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। एक गैर ने लिखा है कि तू गैर नहीं है, लगता है कि इस बार तेरी खैर नहीं है। स्टॉप इट उमर, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। उसका मूड वाकई ऑफ हो गया था। फ़ाइल उसके हाथ से वापस लेकर देखा था तो वह सफ़ा खाली था, जबकि उमर ढिठाई से हंस रहा था। हारून ने भी उसे तनबीह करती नज़रों से देखा था। शर्म करो, आखिर तुम कब इंसान बनोगे? हाशिर की आंखों से गज़ब छलकने लगा था। 50 साल बाद। है तुम्हारे पास इतना टाइम? उमर पर कम ही किसी बात का असर होता था। ढिठाई ख़त्म थी उस पर। मुस्कुराकर सवाल किया तो चंद सेकंड्स गुस्से से उसे घूरते रहने के बाद वो मायूसी से सर झटककर बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया था। आज का दिन उसके लिए बहुत सख्त था। अरे फजूल इंसान, क्यों बेतुका बकते हो तुम हाशिर के सामने? उसके मिजाज और हालात का पता है ना तुम्हें? उसके जाते ही हारून ने उमर की क्लास लगाई थी। हाँ पता है, मगर साथ ही सजीला के घर की भी खबर है मुझे। उसकी अम्मी रिश्ते देख रही हैं उसके लिए।
और ये खालिस्तान जनाना मालूमात कहाँ से मिली तुम्हें? हारून ने उसे मशकूक निगाहों से देखा। काम वाली उस दिन घर आई तो मेरे सामने ही भाभी को बता रही थी, उमर ने लापरवाही से जवाब दिया तो हारून ने तासुफ से भवें सुकेड़ी। ओह, फिर अब क्या होगा? होना क्या है, यहाँ ये साहब बहादुर मास्टर्स करने और ट्यूशन्स पढ़ाने में लगे हुए हैं। यही हाल रहा तो बहुत जल्द सजीला बेगम किसी और की डोली में बैठकर रुखसत हो जाएंगी और हाशिर समेत तुम भी उसकी शादी पर बरातियों के लिए कुर्सियां लगाते रह जाना। उमर ने भयानक नक्शा खींचा। तो हमारा तो काम ही दूसरों की बारातों पर कुर्सियां लगाने का है, अब ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उमर की पेशन गोई पर हारून ने संजीदगी से कहा तो जवाबन वो हंसकर रह गया। मगर यह भी सच था कि वो दोनों हाशिर मंसूर के दिल के राजदार थे, दिल से चाहते थे कि उनका दोस्त अपने हिस्से की खुशियां हासिल करे। मगर वो दोनों इस हकीकत से भी वाकिफ थे कि पिछले साल होने वाली आशिर की छोटी बहन की शादी पर लिए हुए कर्जे और उसकी आपा की बढ़ती हुई उम्र के बायस शादी ना होने की वजह से इस वक्त हाशिर मंसूर के लिए अपने बारे में सोचना आसान नहीं था। मगर दिल कब किसी की सुनता है, उसकी अपनी आंखें होती हैं जिनसे वो ख्वाब देखने का आदी होता है। हाशिर मंसूर के लिए भी अपने दिल को सपने बुनने से बाज रखना आसान नहीं था। अम्मा, आप मुझे अपनी दवाओं वाला नुस्खा दे दीजिएगा, आज मैं वापसी पर ख़रीद लाऊंगा। नाश्ता ख़त्म करते हुए उसने अम्मा को मुखातिब किया था। हमें किसी और डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए हाशिर, ये डॉक्टर तो बहुत महंगी दवाएं लिख देता है। अम्मा ने तफक्कुर से कहा तो उसने नज़र उठाकर उन्हें नरमी से देखा। मुझे कल एक जगह से ट्यूशन की फ़ीस मिल गई है, मैं ले आऊँगा दवाएँ, आप इस बारे में तसल्ली रखें। एक हल्की सी मुस्कुराहट समेत उसने माँ को मुतमईन करना चाहा था। तसल्ली रखने से दवाएं नहीं आती बेटे, जब तक तुम्हारी कोई मुस्तकिल जॉब नहीं लग जाती ये सारे खर्चे पूरे करना आसान नहीं। अम्मा की अपनी फ़िक्रें थी जो बेचा नहीं थी। चंद माह हुए सजीला की फैमिली जो घर की ऊपरी मंजिल पर सालों से मुकीम थी, ज़ाती मकान खरीद कर दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हो गई तो उन्होंने नए किराएदार रख लिए थे, किराया भी बढ़ा दिया था। मगर पिछले साल होने वाली नायला की शादी के कर्ज की वजह से अखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो जाएगा। आज एक जगह इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कामयाबी हो। रसानियत से कहता वो उन्हें अपने दिल से बहुत करीब लगा। मेरी हर दुआ तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। वैसे जॉब क्या है? बशीर अंकल के एक जानने वाले ने दूसरे कोचिंग सेंटर में ट्यूटर की जॉब बताई है। सेंटर वैसे यहाँ से काफ़ी दूर है मगर पोश एरिया में होने की वजह से सैलरी अच्छी है। उसने उन्हें बताया तो वह आसूदगी से मुस्कुरा दी। अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ हलाल के हसूल में आसानी अता करे बेटा। उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेर कर उन्होंने दुआ दी तो वो आमीन कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अम्मा के लबों से गहरी सांस खारिज हो गई। हाशिर को यूं देखकर शदीद तासुफ उन्हें घेर लेता था। उनका हंसता बोलता बेटा कैसा खामोश और कम को हो गया था। अब्बा की नागहानी मौत और अचानक सर पर पड़ जाने वाली घर की जिम्मेदारियों ने उसकी मुस्कुराहट को गहरी सोच में बदल दिया था। वो वक्त से पहले ही बहुत मुदब्बर हो गया था। यहाँ ये बात उनके लिए इत्मीनान का बाइस थी, वहीं वो खुद उसे बिछड़ा देखकर मलोल भी हो जाती थी। बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में हलाल कमाई के हसूल के लिए उसकी तगोदो अम्मा को तफक्कुर में मुब्तला कर देती थी। या अल्लाह मेरे बच्चे को थकने ना देना, इससे पहले कि माली मुश्किलात इसके सब्र के पैमाने को लबरेज कर दें, रिज़्क़ फराग कर देना हम सबके राज़िक। दुआए कलमात उनकी ज़ुबान से नहीं दिल से अदा हो रहे थे। समरा बेटा, हाशिर के जाने का वक्त हो गया है, उसका टिफ़िन बना लाओ। किसी गहरी सोच से निकलकर अम्मा ने समरा को आवाज़ दी जो रात के बचे सालन के साथ ताज़ा रोटी बनाकर टिफ़िन में रख रही थी। ये लो हाशिर, टिफ़िन तैयार है। समरा बाहर आई तो उसे अपना मुंतज़िर पाया जो आज इंटरव्यू पर जाने के लिए आम दिनों से हटकर तैयार हुआ था। नेवी ब्लू ड्रेस, पैंट पर लाइट ब्लू शर्ट में मलबूस निफासत से बाल बनाए वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। शुक्रिया आपा, उसने टिफ़िन लेते हुए बहन को तशक्कुर से देखा था। कितने अच्छे लग रहे हो हाशिर, ऐसे तैयार होकर हमेशा ऐसे ही रहा करो। समरा आपा ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा था, जिस पर वो होले से मुस्कुरा दिया और फिर फ़ाइल उनको दी। ये रहे आपके नोट्स जो सजीला कल हारून के ऑफिस दे गई थी। मैं कल देना भूल गया था, साथ में आपको शुक्रिया और सलाम भी भेजा है। अपने इकलौते ब्लैक जूते पहनते हुए उसने बहन को पैगाम पहुंचाया। ये बूट्स वो सिर्फ ऐसे मौका पर इस्तेमाल करता था, वरना अरसा वो उसने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था। तुमने कहा नहीं सजीला से कि हमसे भी मिलने घर आया करे? नायला नहीं आती तो वो भी दिनों शक्ल नहीं दिखाती हमें। समरा आपा ने फ़ाइल थामते हुए मतबस्सम नज़रों से उसे देखकर ख़ास लहजे में कहा तो उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। जो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं उन्हें अकब से आवाज़ें देने का कोई फ़ायदा नहीं होता आपा। जिसे मिलना हो वह खुद लौट आता है। उसके बज़ाहिर रसानियत भरे लहजे में एक गहराई थी। समरा आपा के चेहरे पर इख्तिलाफ़े राय यकदम छलका था। कभी कभी जाने वाले इस डर से भी नहीं पलटते कि क्या मालूम उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हों। मुमकिन है ऐसा ही हो। बहरहाल अगर उससे फिर कहीं मुलाकात हुई तो आपका पैगाम दे दूंगा। अब चलता हूँ, आप गेट बंद कर लें। कसदन इस मौजू को टालते हुए संजीदगी से कहता वो गेट की तरफ बढ़ गया था। समरा ने मुतासफ नज़रों से उसे जाते देखा, जिसने अपनी आंखों में सजे अव्वलीन ख्वाब को ताबीर देने का ख्याल ही जैसे अपने दिल से निकाल दिया था।
अब हाशिम मंसूर की आंखों में सिवाय तासुफ और पछतावे के कम ही कुछ नजर आता था। आंखों का कहना मान के दिल हारने वाले लोग अक्सर पछताते हैं। आंखें ही रहती हैं, न दिल ही होता है जब वापस आते हैं। ताहम आज की सुकून आवर हकीकत यह थी कि उसे इंस्टीट्यूट में जॉब मिल गई थी, जिसमें बशीर साहब की वाकफियत के साथ साथ उसके तजर्बे का भी हाथ था। पहले कोचिंग सेंटर के मुकाबले में यहाँ सैलरी ज़्यादा थी, मगर वो बैक वक्त दोनों जगह पढ़ा नहीं सकता था, क्योंकि दोनों के औकातकार एक ही थे। लिहाजा उसे पुरानी जगह से रुखसत लेना पड़ी। नतीजतन आमदनी का मसला किसी हद तक वहीं आकर अटक गया था, जिसमें किसी कदर इजाफा तो हुआ था, मगर वो नाकाफ़ी था। जान क्यों निकली जा रही है तुम्हारी? फहजाद चचा ने बुलाया है तुम्हें या किसी जल्लाद ने? ज़रा अपना चेहरा तो देखो आईने में। लगता है अभी अभी किसी भयानक ख्वाब से जागी हो तुम। सोनिया ने अपनी किताब एक तरफ रखते हुए खासी संजीदगी से उसे देखा था, जो पिछले 20 मिनट से कमरे में चक फेरियां खा रही थी। उफ सोनी आप ही मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मुझे पापा से बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? हाथ मलती हिबा इस वक्त सख्त वहशतज़दा नजर आ रही थी। होना क्या है, कत्ल होगा तुम्हारा, और वो भी अपने वालिद के हाथों। पास बैठी रानिया ने मज़े से कहा था। चुप कर जाओ तुम, उसने जिच होकर कुशन दे मारा था उसे। हाँ मैं चुप कर जाती हूँ और तुम सर पकड़कर रोती रहो। जब टेस्ट की तैयारी का टाइम था तो उस वक्त तुम्हें गौहर बाजी के निकाह की तैयारी से ही फुर्सत नहीं थी। रानिया ने तंजिया अंदाज में उसे लताड़ा। बस कर दो रानिया, अब ये सब कहने का क्या फ़ायदा? मसले का कोई हल है तो बताओ, सोनिया ने संजीदगी से टोका। सोनिया आप पापा को कन्विंस करें ना कि मैं नहीं पढ़ सकती मेडिकल, मेरे बस का रोग नहीं है ये। दूसरी बार भी एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं कर सकी हूँ मैं, और जो FSC का दूसरा साल रिपीट किया था वो वक्त अलग ज़ाया हुआ। वो अफसरदगी से कहती सोनिया के पास टिक गई। और तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मेरे कन्विंस करने के मुंतज़िर होंगे ना कि जो ही मैं कहूँगी वो तुम्हारी जान बख्शी कर देंगे? मैंने पहले ही कहा था कि मेहनत कर लो, अब रोने धोने से क्या होगा? सोनिया तासुफ से सर हिला रही थी। मगर मैं क्या करूं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उसकी कमज़ोर सी आवाज़ निकली। तुमसे दोनों बड़े भाइयों ने मेडिसिन पढ़ा है, बहजाद चचा भी डॉक्टर हैं, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि वो तुम्हारी जान बख्शी कर देंगे? तुम्हारी जान क्यों जाती है लड़की, तुम जियोगी कैसे? क्योंकि बहजाद चचा तुम्हें बगैर पढ़े तो जीने नहीं देंगे। अच्छा ये सब छोड़ें और ये बताएं कि अब मैं पापा को कैसे फेस करूं? प्लीज़ आप मेरे साथ चलें, उन्होंने कब से बुलाया हुआ है मुझे। घड़ी पर नज़र डालते हुए उसने उजलत का मुजाहरा किया तो सोनिया ने उसे घूरा। लड़की तुमने अपने साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी मुश्किल बना दी है। सियाचिन का महाज सर करने के लिए तुमको मेरी गर्दन ही पतली नज़र आती है, जो हर बार मुझे घसीट कर ले जाती हो। इसलिए आती हूँ मैं मैके। उसने जवाब क्या देना था, बस चुपचाप खड़ी रही तो सोनिया को तरस आ ही गया। अच्छा अब चलो, वो उसे साथ लेकर चली। ताहम बहजाद साहब के कमरे तक पहुँचने तक उसकी हालत नागुफ्ता हो चुकी थी। सोनिया ने उसे निगाहों ही निगाहों में तसल्ली दी, मगर फिर भी अंदर दाखिल होते हुए उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। कोने की स्टडी टेबल पर रखी किताब को बगौर पढ़ते बहजाद साहब ने आहट पर नज़र घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा था, फिर बैठने का इशारा करते हुए किताब बंद कर दी। तो इस बार भी टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तुमसे? ऐनक उतार कर एक तरफ रखते हुए उन्होंने अदालत लगा ली थी। जी पापा, उसने नादिम लहजे में एतराफ़ किया। टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था क्या, या तुमने ध्यान से तैयारी नहीं की थी? उनके मामूल के लहजे में आज सख्ती के साथ खफकी भी थी। तैयारी तो अच्छी थी पापा, मगर पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस साल तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना चाह रहा हूँ और तुम्हारे ये करतूत हैं। खेल कूद हंसी मजाक सब में दिल लगता है तुम्हारा, नहीं लगता तो पढ़ाई में नहीं लगता। बच्चे ये अंदाज नहीं होते कुछ बनने के, ज़िंदगी में तरक्की करने के। हस्बे साबिक वो लेक्चर दे रहे थे। छोटे भैया और बड़े भैया की बार भी उनके यही अंदाज और यही अल्फाज थे। उसे कुछ नयापन महसूस नहीं हुआ, ताहम सर शर्मिंदगी से झुकता जा रहा था। ये मेरी आखिरी वार्निंग थी, अब की बार एंट्री टेस्ट क्लियर करना है तुम्हें, समझी? और हाँ, इसी हफ्ते मैं नए इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा रहा हूँ और इस बारे में किसी की सिफारिश कबूल नहीं होगी। उसे साफ साफ वार्निंग देते हुए उन्होंने ऐनक उठाकर पहनते हुए सोनिया को भी तनबीही नज़रों से देखा था, जिसकी सिफारिश पर पिछली बार हिबा के लिए घर पर ही एक ट्यूटर का इंतज़ाम किया गया था, मगर इस बार बहजाद साहब ने सारे रास्ते मसदूद कर दिए थे। वो दोनों कमरे से निकली तो मुंह लटके हुए थे। हिबा ने तो बाहर निकलते ही रोना शुरू कर दिया था। सोनिया ने हमदर्दी से उसे देखा। पागल हो क्या? भला इसमें रोने की क्या बात है? बहजाद चचा तुम्हारी बेहतरी और भलाई ही के लिए ऐसा कर रहे हैं बुद्धू। कमरे में लाकर उसे बिठाते हुए वो प्यार से समझा रही थी। मैं जानती हूँ आपी, मुझसे नहीं हो सकेगा ये मनहूस टेस्ट पास। डॉक्टर बनने के चक्कर में कहीं पढ़ पढ़ कर जहनी मरीज़ा ही ना बन जाऊँ मैं। इस बार तो फिर 70% मार्क्स मिल गए, अगली बार तो शायद ये रिजल्ट भी ना आए। सूं करते हुए उसने वसूख से कहा तो सामने बैठी रानिया चिढ़ गई। तो फिर उसके बाद अगली सांस भी नहीं आएगी तुम्हें मेरी जान। रानिया ने बेजारी से दखल दर माकुलात की तो वो उसे घूर कर रह गई। फिर ये सोनिया आपी की तसल्लियाँ थी, या शायद वो खुद भी ज़्यादा देर रोना धोना नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप हो बैठी।
अब उसकी रूटीन पहले से कुछ ज़्यादा सख्त हो गई थी। यूनिवर्सिटी से वापसी पर अमूमन वो हारून के ऑफिस आता और वेंडर के वाजबात वगैरह लेकर वहीं से ट्यूशन के लिए रवाना होता और फिर सबसे आखिर में कोचिंग सेंटर पर अपनी ड्यूटी अंजाम देकर मगरिब के बाद ही घर पहुंचता था। उस शाम भी थका मांदा घर में दाखिल हुआ तो अंदर कमरों से आने वाली खुशगपियों की आवाज़ों ने नायला की आमद की इत्तला दी। उसकी शादी के बाद जब भी वो आती घर में ऐसे ही चहल पहल हो जाती थी। सजीला की आमद भी नायला के आने से मशरूत थी। इस वक्त भी हाशिर मंसूर के जहन में सजीला का ख्याल सख्त हब्स में ठंडी हवा के किसी खुशगवार झोंके की तरह दर आके उसकी थकन समेटने का सबब बना था। कुछ लोग जिंदगी के कांटों भरे रास्ते में सायादार दरख्त की मानिंद होते हैं, जिनकी मौजूदगी सफ़र की थकान को कुछ कम कर देती है, मगर यह सब वो सजीला पर जाहिर करके उसे झूठे ख्वाब नहीं दिखा सकता था। सो मसलहत इसी में थी कि उसे हर मुमकिन हद तक नज़रअंदाज ही किए रखे। मसलहतें भी कई किस्म की होती हैं। कभी तो इंसान तल्ख सच्चाई इसलिए भी जाहिर नहीं करता क्योंकि उसे उस दुख का एहसास हो जाता है जो अपनी अजीज़ हस्ती को इस तल्ख सच्चाई के इंकशाफ से होता, और कभी इसलिए भी कि ज़ख्म कुरेदने से उसके मंदमल होने का वक्फा बढ़ जाने का अंदेशा भी होता है। ऐसी कितनी ही मसलहतों ने हाशिर के कदमों को ठिठका दिया था। अस्सलाम वालेकुम भाई, शुक्र है आप आ गए, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। वो बिना आहट किए अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक समरा के कमरे से बरामद होने वाली नायला ने उसकी राह रोक ली। मोहब्बत से कहती वो उसके कंधे से आ लगी थी, जबकि उसके अकब में खड़ी सजीला के चेहरे पर कुछ था जिसने हाशिर को चौंकाया था। आज सजीला ने हमेशा की तरह मध्यम मुस्कुराहट के साथ उसकी जानिब देखने के बजाय लब भींचकर निगाह फेर ली थी। एक अजीब सी खफकी और एक अनजाना सा तासुफ उसकी आंखों से छलक रहा था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? उसने किसी गहरी सोच से निकलकर शफकत से बहन का सर थपका। बहुत खुश, नायला ने चहक कर जवाब दिया और फिर एकदम पलटकर सजीला की तरफ देखा। इतनी अच्छी खबर सुनाई है आज सजीला ने कि मेरा दिल बाग बाग हो गया है। आपको पता है भाई, सजीला की बात तय कर दी है इसके घर वालों ने और अब ये रुखसत होकर उसी एरिया में आ रही है जहाँ मेरी ससुराल है। नायला ने उसके और सजीला के दिल की हालत से बेखबर मसरूर लहजे में इतला दी थी। आपकी पसंदीदा गुलाब जामुन लेकर आई है ये मुँह मीठा कराने के लिए। 1 मिनट रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। वो झपाक से किचन की तरफ बढ़ गई। नायला के जाते ही दोनों के माबैन एक सकूत दर आया था। दोनों जैसे किसी खला में खड़ा महसूस कर रहे थे खुद को। मुबारक हो सजीला, मुझे यकीन है तुम खुश रहोगी। अपने चेहरे पर फैलते नारसाई के रंगों को एक शऊरी मुस्कुराहट से मिटाते हुए हाशिर मंसूर ने चंद सेकंड्स में खुद को संभाल लिया था। आपको भी मुबारक हो, क्योंकि अब तो आप भी खुश होंगे। उसकी दाएं जानिब से गुजरकर धीमे सुरों में कहती सजीला बैरूनी दरवाजे की दूसरी जानिब गायब हो गई थी, जिसके चेहरे से दुख आया था। मोहसिन, वो मेरी आंख से ओझल हुआ जब सूरज था मेरे सर पे मगर रात हो गई। उसके शाकी लहजे की शिकस्तगी हाशिर मंसूर के लिए बड़ी कर्बनाक थी। उसने गहरी सांस भरकर नज़र से ओझल होती सजीला पर से हटाई और मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा था कि अम्मा के कमरे के बाहर खड़ी समरा से निगाहें चार हुईं, जिसके चेहरे पर अपने माँ जाए के लिए कर्ब था, रंज था। अभी भी वक्त है हाशिर, तुम कहो तो मैं अम्मा से बात करूं। समरा लपक कर उसके करीब आई थी। सरगोशी में सवाल किया। ज़रूर करें, उनसे कहिएगा शादी पर कोई अच्छा सा तोहफा दें। आखिर को वो लोग बरसों हमारे हमसाए रहे हैं, बहुत हक है उनका। मिठाई का डब्बा उठाकर लाती नायला को देखते हुए उसका लहजा पुरसकून था और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने चंद लम्हों में खुद को संभाल लिया था। सब्र करो हिबा, पहले उन बुजुर्ग को गुजरने दो। रानिया ने उसे हाथ से पकड़कर पीछे खींचा था, जो गर्मी की शिद्दत के बाइस बउजलत ग्लास डोर धकेलकर अंदर दाखिल होना चाह रही थी कि अचानक एक उम्र रसीदा शख्स उसकी साइड से निकलकर उससे पहले दरवाजे से दाखिल हो गया था। वैसे जो उन बुजुर्ग की उम्र है ना, उन्हें काफ़ी पहले इस दुनिया से गुजर जाना चाहिए था। खुद को एमरजेंसी ब्रेक लगाने पर उसकी ज़ुबान के ब्रेक फेल हो गए थे। क्या हो गया है हिबा, इतनी सी बात पर किसी को बद्दुआएं देते हैं भला? रानिया ने उसे घूरा था। तो क्या तोप से दागे जाने का इंतज़ार किया जाता है इस काम के लिए? हिबा ने शर्मिंदा हुए बगैर गुस्से से सवाल दाग दिया। एक तो रानिया उसे भरी दोपहर में ज़बरदस्ती इस बोरिंग इंस्टीट्यूट में घसीट लाई थी। उस पर मस्तजात ताया अब्बा की गाड़ी का AC भी काम नहीं कर रहा था। उसका मूड सख्त ख़राब था। ऐसे में जब वो बिला ताखिर फुल एयर कंडीशनड इंस्टीट्यूट में दाखिल होना चाह रही थी, उस उम्र रसीदा शख्स की यह हरकत उसके भड़क उठने का सबब बनी। अच्छा भाई चुप कर जाओ, सिर्फ 5 मिनट का काम है हमें यहाँ। तुम थोड़ी देर के लिए सुकून से कैफेटेरिया में बैठो, मैं अभी वापस आती हूँ। रानिया ने जिच होकर कहा तो वह मुंह फुलाकर उस जानिब देखने लगी जहाँ कैफेटेरिया का बोर्ड नज़र आ रहा था। अब चाहे जो हो जाए रानिया, मैंने कह दिया है कि मैं एक बार फिर एंट्री टेस्ट नहीं दूंगी। बस मैं ले रही हूँ इस साल BSc में एडमिशन। उसने सारा गुस्सा रानिया पर निकाला था, जो आज बेहजाद साहब के कहने पर इस इंस्टीट्यूट में आई थी ताकि अगले मेडिकल एंट्री टेस्ट की कोचिंग के लिए मालूमात ले सके। हद हो गई है, मेरे साथ की सब क्लास फेलोज़ या तो BS कर चुकी हैं या शादी,
और यहाँ मेरी ज़िंदगी को एक इम्तिहान बनाकर रख दिया है मेरे पेरेंट्स ने, जिसमें रोमांस नाम का कोई चैप्टर ही नहीं। वो रानिया से मुखातिब थी। बड़े अफसोस की बात है हिबा, एक डॉक्टर की बेटी और 2 डॉक्टर भाइयों की बहन होकर ये हाल है तुम्हारा। तो ये कानून की किस किताब में लिखा है कि डॉक्टर के सब बच्चों को मेडिसिन ही पढ़ना चाहिए, और वो भी इस तरह गन पॉइंट पर? उसने तेवरी पर बल डालकर सवाल किया तो रानिया भी चिढ़ गई। तुम्हारी इन्हीं बातों का घर के बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तुम्हारी देखा देखी अब जैद भी पढ़ाई से बिदकने लगा है। तुम जैसी फूफी के ज़ेरे साया रहने का नतीजा है ये। रानिया ने बुरी तरह लताड़ा था उसको, जिस पर वो बुरी तरह भिन्न आ गई। चलो अब ये क्रेडिट भी मुझे ही जाएगा, यानी कि हद हो गई है। बस अब डीजल की कीमतें बढ़ाने का इल्ज़ाम लगाना रह गया है मुझ पर, वो भी लगा दो। कमाल है। रानिया की इल्ज़ाम तराशी पर वो चटक कर बोली थी। अब अगर जैद का इंटरेस्ट नहीं इंजीनियरिंग में, तो क्यों भैया उस पर प्रेशर डाल रहे हैं? कोई दुख है भला इस बात की? प्यारी हिबा, इस टॉपिक पर घर जाकर बात करेंगे। फ़िलहाल तुम यहाँ कैफ़े में बैठो, मैं आती हूँ। रानिया ने सब्र का घूंट भरकर कहा था। वक्त ही ज़ाया हो गया तुम्हारा। मैंने कहा है मैं ये मज़ीद कोई इम्तिहान नहीं दूंगी। वो रानिया का रास्ता रोके खड़ी बहस कर रही थी कि अकब से किसी ने बहुत शाइस्ता लहजे में मुखातिब किया। एक्सक्यूज़ मी, आप प्लीज़ कहीं बैठकर बात कर लें, ये रास्ता है। तो फिर आप भी अपना रास्ता नापें, यहाँ क्यों खड़े हैं? एड़ियों के बल मुड़कर इंतहाई बदइखलाकी से जवाब देती हिबा बहजाद सामने खड़े हाशिर मंसूर के माथे पर शिकने लाने का सबब बनी थी, जो अपने सीनियर हाशमी साहब के साथ खड़ा था। गो कि वो हाशिर से मुखातिब नहीं थी, मगर उसे साथ खड़े हाशमी साहब के लिए हिबा का गुस्ताख अंदाज बहुत नागवार गुजरा था, जो अब अपनी नज़र की ऐनक उठाकर माथे पर रखते हुए कुछ कहने ही लगे थे। सॉरी सर, हम बस जा ही रहे थे। रानिया ने यकदम सटपटाकर बात संभाली थी। सामने खड़े शख्स के तेवर उसे शर्मिंदा कर गए थे, साथ ही हिबा को भी एक जानिब खींचा और उन दोनों को उस तंग कॉरिडोर से गुजरने का रास्ता दिया। इस वक्त हिबा के मूड से कोई बईद ना था कि वो अपना गुस्सा उस अजनबी पर ही निकाल देती, इसलिए रानिया उसे घसीटकर कॉरिडोर की परली जानिब ले गई। मुझ पर या दूसरों पर रोब जमाने का कोई फ़ायदा नहीं हिबा। अब अगर तुमने एक लफ्ज़ मज़ीद कहा तो मैं चचा को फ़ोन करके कह दूँगी कि तुम और किसी से नहीं, खुद उनसे पढ़ना चाहती हो। समझ में आया? फिर निमटती रहना अपने पापा से। रानिया का पारा एकदम हाई हुआ था, जिस पर वो खफगी से उसे देखती पैर पटक कर कैफ़े की तरफ आ गई थी। रानिया से कुछ बईद भी ना था, वो ऐसा कर भी सकती थी। निजात का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उसने गहरी सांस भरकर कुछ सोचा और ख़ुद एक बार फिर टेस्ट देने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होने लगी। इस दौरान उसने देखा वो अजनबी एडमन ऑफिस के पास खड़ा किसी से महवे गुफ्तगू था। लम्हे भर के लिए उन दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराई थीं। हिबा को अपनी ज़रा देर पहले वाली बदइखलाकी याद आई, जिसका अक्स अभी तक उस अजनबी के चेहरे पर था। खिफ़्फ़त ने उसे आ घेरा, जिसका नोटिस ना लेते हुए हाशिर ने एक तायराना नज़र उस पर डाली थी और फिर अपनी क्लास की तरफ चल दिया। ताहम कॉरिडोर का मोड़ मुड़ने तक उसे अपने पुश्त पर 2 आंखों का इर्तिकाज़ महसूस होता रहा था। सजीला की शादी की खबर हारून और उमर तक भी पहुंच गई थी। उन्हें ही सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करना थे। उसके लिए घर पर रहना आसान नहीं रहा था। नाइला शादी की तैयारियों से लेकर तमाम फंक्शंस के लिए मैके आ गई थी। आखिर को उसकी अजीज़ सहेली की शादी थी। समरा आपा की शाकी और नाइला की मसरूर नज़रें उसके लिए तो दोनों ही इम्तिहान साबित हो रही थी। सो वो अपनी सारी थकन लेकर जोज वेडिंग प्लानर के ऑफिस चला आता था। यहाँ उन दोनों ने उसका बहुत भरम रखा, हत्ता कि उमर ने भी अपनी शौक ज़ुबान को तालू से लगा लिया था। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि खुद उसे भी दिल से इस बात का सख्त कलिक था। वो जानता था कि हाशिर के लिए ये सब सहना आसान नहीं। सो खामोशी से उसका कंधा थपक कर अफसुर्दगी से मुस्कुरा दिया। तू वाकई शेर है मेरे यार। किस्मत को शिकस्त देने का ये भी तो एक तरीका है कि इंसान अपने आप को टूटने ना दे। हारून ने उदास मुस्कुराहट वाली गहरी नज़र हाशिर के चेहरे पर जमाई थी, जो अपने अंदर 1000 तूफ़ान समेटे पुरसकून बैठा था। वो जैसे उन दोनों का मकरूज़ हो गया। उसके दोस्त उसके गम में गमगीन थे। मेरे ख्याल में अब तुम लोगों को अपने कामों पर तवज्जो करनी चाहिए। मैं भी अब चलता हूँ। एकदम वो कंधे झटक कर अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में बोलता उठ खड़ा हुआ तो वो दोनों भी लब भींच गए। क्या आज नहीं आओगे? हारून ने सब कुछ जानते हुए भी उसे आजमाया था। नहीं, इनफैक्ट आज मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी है। मैं चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। धीमी मुस्कुराहट समेत वो बोला तो वो ना चाहते हुए भी उसकी मुस्कुराहट उसके भरम की रिदा चाक कर गई। और देर तो वाकई हो गई थी। हारून और उमर ने उसको जाते देखकर सोचा था, मगर वक्त भी कभी ठहरा है, आखिर गुजर ही जाता है और उसका सेले रवां अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाता है। रेत पे बने तमाम निशान मिटाते हुए और कुछ निशानों का मिट जाना ही बेहतर होता है। हिबा ने एक बार फिर टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके लिए उसे बाकायदगी के साथ इंस्टीट्यूट भेजा जाता था, जहाँ आते जाते रोज़ हाशिर से उसका सामना होता था, मगर दोनों ही अपने काम से काम रखते थे। रफ्ता रफ्ता वो एक दूसरे की मौजूदगी के आदी होते चले गए। दोनों की क्लासेस एक ही टाइम पर ऑफ होती थीं। अमूमन वो एक साथ ही पार्किंग की तरफ जाते और फिर वहाँ से हिबा घर से आने वाली गाड़ी में और हाशिर अपनी बाइक पर अपने अपने रास्ते चल देते।
सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था कि उसके एंट्री टेस्ट से ठीक 1 हफ्ते पहले गौहर आपी का वीज़ा आने की वजह से उनकी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई थी। हद होती है जुल्म की। आप देख रही हैं ना सोनिया आपी सब कैसे मज़े से गौहर आपी की शादी की तैयारियां कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और मुझे उस बोरिंग बैरिक जैसे इंस्टीट्यूट में रोज़ सर खपाने के लिए भेज दिया जाता है। शादी की तैयारियों की वजह से आजकल कोई गाड़ी फारिग नहीं होती थी जिसकी वजह से कोई ना कोई हिबा को पिक एंड ड्रॉप देता था, जिसमें देर सवेर भी हो जाती थी। उस रोज़ भी घर से कोई आ नहीं सकता था, इसलिए ऐन वक्त पर सोनिया को उसे पिक करने का काम सौंपा गया तो उसके लिए वक्त पर पहुंचना मुमकिन ना रहा। ट्रैफिक की वजह से मज़ीद देर हो गई थी। बाहर खड़े इंतज़ार करते करते जब वो थक गई तो अंदर लॉबी में आकर बैठ गई, जहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। चूँकि उसके सेल की बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए वक्त गुजारना और भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में जो ही उसे सोनिया अंदर आती नजर आई वो तीर की तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी थी और सोनिया तक पहुंचने से पहले ही उसके गिले शिकवे शुरू हो गए थे। आवाज़ हस्बे मामूल इतनी ऊंची थी कि फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हाशिर की समाअतों ने उसकी बात सुनी तो बेख्याली में वो उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। किसी को फिक्र नहीं है मेरी, देख लें ये होता है मेरे साथ। अब मैं फिर टेस्ट क्लियर ना कर सकी तो सारा कसूर मेरे खाते में लिखा जाएगा। और रूठे लहजे में शिकवा कुना थी। अब टेस्ट क्यों नहीं पास कर सकोगी तुम, जबकि बहजाद चचा और चची ने तुम्हें सारे हंगामों से दूर किया हुआ है। असूलन तो इस बार तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल कर ही लेना चाहिए। सोनिया ने उसकी दुहाइयाँ सुनकर मुस्कुराहट दबाई और संजीदगी से सवाल किया। वही तो, अब आप खुद सोचें, मेरे एग्जाम्स के दिनों में ही क्या घर के सारे इवेंट्स रखना ज़रूरी होते हैं? जब और सब मज़े कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, तो मैं ये जान का वबाल इम्तिहान क्यों दूँ? वो सख्त कबीदा खातिर थी। बस चंद सालों की बात है हिबा, फिर इंशाल्लाह तुम डॉक्टर बन जाओगी, एक अच्छा कैरियर होगा तुम्हारा, सोसाइटी में एक मुकाम होगा। अब अच्छे मुस्तकबिल के लिए इंसान को कुछ कुर्बानियाँ तो देना पड़ती हैं ना। सोनिया ने उसका गाल तपकते हुए उसे समझाया था। हाँ तो कुर्बानियाँ तो वो देना जिन्हें शौक़ है मुझे डॉक्टर बनाने का। ये ख्वाब है कि आंखें किसी और की, ख्वाब किसी और के, मगर उन्हें शर्मिंदा ताबीर करने के चक्कर में बिला वजह हिबा बहजाद को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। हिबा का बस नहीं चल रहा था आंसुओं से रोना शुरू कर दे। बात ही उसने ऐसी की थी कि सोनिया को हंसी आ गई, जबकि चंद कदमों के फासले से अकब में आते हाशिर मंसूर ने उसकी बात सुनकर सोचा, कैसा अजीब सेटअप है ये हमारे माशरे का कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसमें डॉक्टर बनने की काबिलियत और ख्वाहिश ही नहीं, उसे किसी न किसी तरीके से डिग्री दिलवा दी जाती है, जबकि कितने ही ज़हीन तालिब इल्म पैसा ना होने की वजह से ना अच्छी तालीम हासिल कर पाते हैं, ना कोई बाइज़्ज़त पेशा मुंतखब कर सकते हैं। उसे एकदम अपना FSC का रिज़ल्ट याद आया तो एक और टूटे ख्वाब की किरचियाँ आंखों में चुभती महसूस हुईं। ऐसे में पार्किंग लॉट से निकलती ब्लैक स्विक में बैठी हिबा बहजाद के नाराज़ चेहरे पर पड़ती बिला इरादा नज़र को मोड़ते हुए वो बाइक स्टार्ट करके मतलूबा रूट की तरफ बढ़ गया था। इन चंद हज़ार की ट्यूशन से तुम्हारा मसला हल नहीं होने वाला हाशिर, तुम्हें एक मुस्तकिल जॉब मिलना चाहिए। आज कई दिन बाद वो फिर हारून और उमर के ऑफिस में मौजूद था। अब तो अक्सर ही बशीर अंकल उसे बकाया जात की अदायगी के लिए भेज देते थे, जिसके इवज़ वो एक माकूल रकम भी उसके हाथ पर रखते, जिसे ना चाहते हुए भी वो कुछ रद्दोकद के बाद कबूल करना ही पड़ता था। पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से बशीर अंकल का दिया हुआ मुआवजा उसकी बाइक के फ्यूल के काम आ जाता था। मास्टर्स के फाइनल रिजल्ट के बाद देखता हूँ कुछ, हारून की बात पर उसने गहरी सांस भरकर कहा था। एक फैमिली जिनके 4 बच्चों को वो ट्यूशन दिया करता था, वीज़ा मिलने पर अचानक बैरून मुल्क जा रहे थे। आज उसे बुलाकर उन्होंने उसका मुआवजा देने के साथ ही ये खबर भी सुनाई तो वो कुछ फिक्रमंद हो गया। हारून और उमर से कुछ छुपाना उसके लिए कभी भी आसान नहीं रहा था, सो मसला बयान कर डाला। क्यों ख्वार है मेरे भाई, अपनी लुक्स देख, हाइट देख। अच्छा भला तुम्हें वो यूनिवर्सिटी वाली मायरा निज़ामी ने अपने पापा की एड एजेंसी के लिए मॉडलिंग की ऑफ़र दी थी, उसे कबूल कर लिया होता तो आज लाखों में खेल रहे होते तुम। उमर ने उसकी कोताही गिनवाई। अम्मा के नज़दीक ये कमाई ठीक नहीं है, वो बेइज्जती समझती हैं, उसने मोतदल अंदाज में जवाब दिया। उसके अंदाज से पता चल रहा था कि उसे अपने फ़ैसले पर कोई पछतावा नहीं था। तो गरीब की भी कौन सी इज्जत है हमारे माशरे में, हारून ने संजीदगी से अपने ख्यालात का इजहार किया। बात समझो हाशिर, तुम अपनी पर्सनैलिटी की वजह से एक अच्छे मॉडल बन सकते हो, इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, मगर तुम्हारी अम्मा के नज़दीक तो हर काम हराम है। इस हराम हलाल के चक्कर में तुम्हारी ज़िंदगी हराम कर दी है उन्होंने। उमर को अपनी फराटे भरती ज़ुबान पर कतन काबू नहीं था। बात ही उसने ऐसी की थी जिस पर हाशिर ने उसे सख्त नज़रों से देखा था। हराम हलाल अल्लाह ने डिसाइड किया है, अम्मा ने नहीं, रूखे लहजे में जवाब दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस सिलसिले में अम्मा से क्यों फतवा ले रहे हो, वो कोई मुफ्ती हैं? उमर ने हंसकर अपनी बात पर जोर दिया था। हर इंसान का दिल एक मुफ्ती होता है। बहरहाल असल बात तो यह है कि ये काम मेरे मिजाज से मेल नहीं खाता, मैं ऑफिस जॉब ढूंढ रहा हूँ। उसने गोया ये बाब ही बंद करते हुए अपना फ़ैसला सुना दिया था। ओके, फिर यूँ करो कि तब तक मेरे साथ इवेंट वीडियोस बनाना शुरू कर दो या फिर वीडियो एडिटिंग कर लिया करो, हारून ने मशवरा दिया। सॉरी, ये काम भी मेरे मतलब के नहीं। इस बार उसके संजीदा चेहरे पर मबहम मुस्कुराहट उभर आई थी।
क्यों, क्या इस पर भी अम्मा से फतवा ले रखा है? उमर ने हंसकर उसे छेड़ा तो वो उसे सुधर जाओ कहती नज़रों से देख कर रह गया। फिर तो इस मसले का एक ही हल है मेरे भाई कि तुम किसी अमीर कबीर लड़की से लव मैरिज कर लो जिसके अब्बा का ज़ाती कारोबार हो। बस फिर क्या है, नौकरी बमा छोकरी हासिल होते ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हारून के दिमाग की पटारी से एक और मशवरा बरामद हुआ था जिस पर उसने माथे पर बल डालकर उसे देखा था। कर ही ना ले हाशिम मंसूर किसी लड़की से लव मैरिज। अरे मौसूफ, नज़र उठाकर किसी को देखेंगे तो लव और मैरिज की नौबत आएगी ना। ये तो अपनी अम्मा के कहने पर घर से ही नीयत बांध कर निकलता है। उमर ने हारून की बात पर कहकहा लगाकर कहा तो वह संजीदा हो गया। तो नीयत तोड़ लेने पर क्या गारंटी है कि कज़ा सजदे माफ़ हो जाएंगे? उसका सवाल खरा था मगर उमर शर्मिंदा होने के बजाय टिटाई से सर को नफ़ी में जुम्बिश देते हुए बोला, शुरू हो गया तुम्हारा फ़लसफ़ा। तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला मेरे भाई, कतई होपलेस केस है तुम्हारा। तुम्हें मेरी फ़िक्र में दुबला होने की ज़रूरत नहीं, लिहाजा तुम अपने बेबुनियाद मशवरे अपने पास रखो। उसने खुरदरेपन से जवाब दिया था और इससे पहले कि उमर उसकी बात का जवाब देता हारून के सेल पर आने वाली जफ़र की काल की वजह से दोनों ही चुप हो गए। क्या मुसीबत है यार, अब क्या होगा? चंद सेकंड्स बात करके हारून ने राब्ता मुनक़ता किया और सर हाथों में थाम लिया तो उन दोनों ने फ़िक्रमंदी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, किसका फ़ोन था? उन दोनों ने एक साथ हारून से इस्तफसार किया था मगर वह जवाब देने के बजाय सर नफ़ी में हिलाने लगा। कुछ मुँह से फूटो भी, क्या कुव्वत गोयाई सल्ब हो गई है तुम्हारी? उमर ने बेसब्री से उसका कंधा हिलाया तो हारून ने तपी तपी नज़रों से देखा। कभी तो कुछ मुंह से अच्छा भी निकाल लिया करो फजूल आदमी। ये काम भी हो जाएगा किसी दिन, फ़िलहाल तुम बको के हुआ क्या है? उमर पर उसकी नज़रों का खाक असर ना हुआ था। कल के इवेंट पर जफ़र नहीं आ रहा, उसके अब्बा का इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ रहा है, उनके पित्ते में कोई मसला हो गया था। हारून ने दर्द भरी आवाज़ में बताया। लो जी, हो गया बेड़ा गर्क, अब फ़ोटोशूट्स कौन करेगा? खबर ही ऐसी थी कि उमर की शोखी भी हवा हो गई। तो इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो तुम लोग? अलीम को बुला लेना, वो भी तो स्टैंड बाई पर होता है। हाशिर ने उन दोनों को यूं मुंह लटकाए देखा तो रसानियत से मशवरा दिया था। अलीम 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया हुआ है। हारून ने परेशानी की वजह बताई। तो भी क्या हुआ, तुम दोनों तो हो ना यहाँ? हाँ, मगर मुझे तो कल के इंगेजमेंट पार्टी का इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, केटरिंग वगैरह समेत। अकेले उमर कैसे करेगा वीडियो और स्टिल फोटोग्राफी को हैंडल? हारून ने फ़िक्रमंदी की एक और वजह बताई तो उसने भवें उचका दी। तो फिर अब कौन जाएगा मेरे साथ? मैं तो अकेले नहीं करने वाला ये सारा काम। उमर ने साफ हरी झंडी दिखाई थी और फिर एकदम उन दोनों की आंखें बैक वक्त एक ही सोच के साथ उसकी तरफ उठी थी। हाशिर ने अपनी तरफ उठने वाली मदद तलब नज़रों को देखा मगर इससे पहले वो कुछ कह पाता हारून ने कह दिया था, हाशिर मेरा जिगरी यार जाएगा तुम्हारे साथ। आखिर मुश्किल वक्त में दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। हारून ने बाछे फैलाकर खुशामदी लहजे में कहा और हाशिर के कंधे पर थपकी दी। मगर मुझे नो अगर मगर, बस तुम्हें कल आना ही होगा हाशिर, नहीं तो फूफा जी हम दोनों के सर उतार कर रख देंगे। उनके मना करने के बावजूद हमने अलीम को 1 हफ्ते के लिए ऑफ दे दिया था। उमर ने इसरार करते हुए बेचारगी से एक और मसला बताया तो उसके लिए इनकार के सब रास्ते बंद हो गए। तुम लोग भी ना, अब क्या कहूँ मैं तुम्हें, आखिर तुम अंकल की बात मानते क्यों नहीं हो? उसने हल्की सी खफगी से दोनों को देखा था। कल से मान लेंगे, आज तो तू हाँ कर दे भाई। उमर ने चेहरे पर मस्कीनियत तारी करते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए थे। अब ये हारून और उमर की दोस्ती का मान था या बशीर अंकल के बहुत से एहसानात जिन्होंने उसे ख़रीद रखा था, वो इनकार नहीं कर सका। ये जानते हुए भी अम्मा को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। खुद उसे भी इस प्रोफेशन में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी मगर हारून और उमर की संगत के बायस स्टिल फ़ोटोग्राफी वो काफ़ी बेहतर कर लेता था। वाट, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है उमर, ये किस किस्म का फ़ोटोशूट है? उमर ने उसे कपल के फ़ोटोशूट के बारे में तफसील बताई तो वो बुरी तरह बिदका। हारून की हिदायत पर शाम को कोचिंग की क्लासेस छोड़कर वो मेहमानों के आने से 1 घंटा पहले शादी की वेन्यू पर पहुंचा था जहां उमर उसका मुंतज़िर था। भाई मेरे ये फ़ोटोशूट है, कोई आम नहीं कि इसकी 10-15 किस्में होंगी। आजकल इसी किस्म का फ़ोटोशूट होता है शादियों में। हर कपल खुद को किसी मूवी के हीरो हीरोइन की तरह सिनेमा के स्टाइल में शूट करवाना चाहता है। उमर ने बतीसी की नुमाइश करते हुए इत्मीनान से मालूमात फराहम की। तुम अपनी बकबक बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें ही शूट कर दूंगा, और पकड़ो ये कैमरा, मुझसे नहीं होगा ये। आलम तैश में उसने उमर को झिड़का और उसके हाथ में ज़बरदस्ती कैमरा थमाया। अगर उसे कल ही पता चल जाता कि उमर उससे क्या काम लेने वाला है तो वो उसी वक्त मना कर देता। दर हकीकत उसने अरसा व ख़ानदान वालों की शादियों में जाना छोड़ रखा था। कहीं से भी दावतनामा आता अम्मा और बहनें चली जाती थीं। कुछ तो उसकी रूटीन ही ऐसी हो गई थी, मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी और कुछ उसका दिल भी नहीं लगता था रिश्तेदारों में। अब्बा के इंतकाल के बाद जिस तरह उन सब ने हाशिर और अम्मा से निगाहें फेरी थीं वो भूल नहीं पाता था। नहला की शादी उन्होंने बहुत सादगी से की थी, इसलिए भी उसे शादी और दीगर तकरीबात के इन नए रुझानात का इल्म नहीं हो सका था। ये गलत बात है उमर, तुम्हें मेरे मिजाज का अच्छी तरह अंदाज़ा है, फिर भी तुमने मुझे यहाँ बुलाया। वो जिच होते हुए बोला तो उमर ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए।
देख मेरे यार, ये डॉक्टर behzad साहब की फैमिली की तीसरी शादी है जिसके सारे इवेंट्स हमें अरेंज करने को मिले हैं। इतना पसंद है उन्हें हमारा काम। फूफा जी की साख की खातिर सही मेरी बात मान भाई और आज का फ़ोटो शूट करवा दे। मैं फ़हद को तेरे साथ भेज देता हूँ, डायरेक्शन सारी वो दे देगा, तुम बस शूट कर लेना। उसे कैमरा की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं, जबकि तुम्हारी खींची हुई फ़ोटोग्राफ्स तो मुँह से बोलती हैं। मुझे अच्छी तरह पता है मैं कितने पानी में हूँ, बक बक करने की ज़रूरत नहीं। उसके गुस्से का दमखम थोड़ा कम हो गया था। उम्र की ऑफ़र किसी हद तक काबिल कबूल थी, कुछ उसकी मजबूरी भी थी। वो ऐसे आखिरी लम्हात में अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता था। बशीर अंकल की साख और हारून से की हुई बात निभाने की खातिर उसे बददिली से ही सही राज़ी होना ही पड़ा। तुम पानी में नहीं, मैं परेशानी में हूँ इस वक्त मेरे भाई। वक्त पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाया जा सकता है, तुम तो फिर इंसान हो। उमर ने उसे नरम पड़ता देखकर शरारत से फिक्रा कसा तो वो उसे कहर आलूद नज़रों से घूर कर रह गया। इस मौसम में वेन्यू पर लाइट कलर थीम ही अच्छी थी। बहुत अच्छा हुआ कि गौहर बाजी ने मेरी बात मानते हुए डल गोल्डन और वाइट कलर्स ही डन किए। बैंक्वेट हॉल में दाखिल होते ही हिबा ने डेकोर को देखकर सताइशी लहजे में रायज़नी की थी, जिसे देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया था। ये तो हैरानियाँ उससे मुत्तफिक थी। अब देखो ना, मेरी तरह ये सारा अरेंजमेंट भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तफाखर से गर्दन निकड़ाते हुए उसने शोखी से कहा था। बस कर दो हिबा, कभी तो खुद सताइशी से बाहर भी आ जाया करो। इस बार रानिया से इत्तफाक़ राय ना हो सका था, बेसाख्ता उसे टोका था। इसे खुद सताइशी नहीं, खुद शनासी कहते हैं प्यारी रानिया। ये हिबा behzad की शख्सियत है जिसकी आईना ही नहीं हर आंख भी तारीफ़ करती है। हाल की एंट्रेंस में लगे शफाफ आईने में खुद को देखते हुए वो मज़े से बोल रही थी। उफ़, किसी दिन अपनी इसी खुशफहमी के हाथों फोत हो जाओगी तुम। रानिया ने सर पीटते हुए उसे घूरा था, जो सिल्वर और सफ़ेद मोतियों के काम वाले लाइट ग्रीन गाउन में मलबूस, नाजुक नगीनों वाली सिल्वर ज्वेलरी और हसीन मेकअप में वाकई बहुत जाजिब नज़र लग रही थी। कुछ तो कुदरत ने उसे सुहाना रूप दे रखा था, कुछ वो खुद को संवारने के गुर से भी वाकिफ़ थी। और तुम जल जल कर। रानिया की बात पर वो दिल खोलकर हंसी थी कि इतने में सोनिया अंदर आई। चलो रानिया और ख़ासतौर पर हिबा, तुम सबसे पहले तुम लोग चलकर अपना फ़ोटो शूट करा लो। फ़ोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र बाहर वेट कर रहे हैं। इससे कबल के चची भी यहाँ पहुँच जाएं। वो गौहर को पार्लर से पिक करने गई हैं। सोनिया ने आते ही इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, जिस पर वो दोनों हल्का सा टचअप करके बाहर निकल आईं। लेकिन जो ही हिबा की नज़र कैमरा थामे खड़े हाशिर पर पड़ी, वो कुछ चौंक सी गई। रानिया देखो, ये तो वही है, इंस्टीट्यूट वाला शख्स। उसने बेइख्तियार रानिया का हाथ पकड़ ज़रा फासले पर उसे रोक लिया था। कौन शख्स? रानिया ने हाशिर उसके साथ मुंतज़िर खड़े फ़हद को देखकर सवाल किया था। अरे वही जो फर्स्ट डे सर हाशमी के साथ था, जिस दिन मैं उनसे थोड़ा मिसबिहेव कर गई थी। रानिया के कान में सरगोशी करते हुए उसने अपना कारनामा याद दिलाया तो रानिया ने गर्म नज़रों से उसे देखा था। उसे अब वो वाक़या याद आ गया था। थोड़ा नहीं, ठीक ठाक बुरा रवैया था तुम्हारा। रानिया ने तस्दीक की थी, फिर एकदम हाल में लौटी। मगर ये मौसूफ़ यहाँ क्या कर रहे हैं? उस बार हारून भाई नहीं आए फ़ोटोग्राफ़ी के लिए? गुज़िश्ता कुछ सालों से हारून और उमर को ही हायर किया जा रहा था, इसलिए वो सब उन दोनों को जानती थी। नहीं, वो कहीं और कमिटेड है। बहरहाल तुम लोग तस्वीरें बनवाकर मेरे साथ आओ। अकब से आती सोनिया इतला देकर आगे बढ़ गई थी कि इतने में हिबा का सेल फ़ोन बज उठा। बेगम behzad का फ़ोन था। उसने ना चाहते हुए भी रिसीव किया। चंद सेकंड्स हों हाँ करने के बाद कॉल बंद की तो उसका मूड कदरे ऑफ हो चुका था। क्या कह रही थी चची? रानिया को उसकी शक्ल देखकर ही पता लग गया था कि किसका फ़ोन हो सकता है। अम्मी ने तो लगता है जैसे मेरे पीछे मोकिल छोड़े हुए हैं जो उन्हें सब बता देते हैं। कह रही थी कि मुझे ज़्यादा तस्वीरें बनवाने की ज़रूरत नहीं, मैं जाकर सोनिया आपी के साथ मेहमानों को रिसीव करूं, क्योंकि ताई अम्मी वगैरह की गाड़ी अभी ट्रैफिक में फंसी हुई है। उसने कड़वे लहजे में बताया तो रानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो सताइशी लहजे में बोली, अहमक लड़की, वो फ़िक्र करती हैं तुम्हारी, तुम बेटी जो हो उनकी। चची एक बहुत अच्छी माँ है। अगर ऐसी ही बात है तो मुझसे एक्सचेंज कर लो उन्हें। कहो डील मंजूर? रानिया की तारीफ़ करने पर उसने चिढ़कर सवाल किया था। ज़रूर, मगर इसके साथ ही फिर तुम्हें अपनी लुक्स भी बदलना पड़ेंगी मेरे साथ। अब कहो मंजूर है? रानिया भी शेर पर सवा शेर थी। ओवर माई डेड बॉडी। उसकी बदजस्तगी पर हिबा ने यकदम हंसते हुए कतईयत से इनकार किया। मेरा ख्याल है हमें काम शुरू कर देना चाहिए, ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है। हाशिर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। कतरे तीखे लहजे में उसने उन्हें मतवज्जा किया था, जो ये जानते हुए भी कि हाशिर और फ़हद मुंतज़िर खड़े हैं, अपनी बातों में लगी हुई थी। मेरे ख्याल से पहले तुम बनवा लो, मैं तब तक सोनिया आपी को देख कर आती हूँ। जवाबन हिबा ने चंद सेकंड्स के लिए लब भींच कर उसे देखा था, मगर बोली कुछ नहीं। पिछली बार भी हाशिर पर कुछ अच्छा तासुर नहीं पड़ा था, शायद इसलिए अपने मुंतखब करदा बैक ड्रॉप के आगे खड़े होकर खामोशी से तस्वीरें बनवाने लगी। फ़हद को ज़्यादा हदायत देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपनी मर्ज़ी के स्टाइल बना रही थी। हाशिर को यह सब कुछ हैरान कम बेजार ज़्यादा कर रहा था। 20 मिनट में सैकड़ों फ़ोटो बनवाने के बावजूद वो मुतमईन नहीं थी। ये बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट है मिस, आप परेशान ना हो, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। जब चौथी बार भी हिबा ने उसकी बनाई फ़ोटो में मीन मीख निकाल कर डिलीट कर दी तो हाशिर कहे बिना ना रह सका। उकताहट उसके लहजे और कदो खाल का हिस्सा बनी हुई थी।
क्या मतलब, किस सिलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? हिबा ने इंतहाई हैरत से नज़र उठाकर उसे देखा तो हाशिर ने उसकी हसीन आंखों के फंसों को नज़रअंदाज करने के लिए निगाह मोड़ ली, जिन्हें महारत से किए गए मेकअप से और भी गजबनाक बना दिया गया था। एड एजेंसी के लिए? मुझे लगा आप किसी एड एजेंसी के लिए अपना पोर्टफोलियो बनवा रही हैं। उसने कैमरे का डिस्प्ले ऑफ करते हुए संजीदगी से जवाब दिया तो साथ खड़े फहद ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी, जबकि हिबा के चेहरे के तीखे नकुश बात की तह तक पहुंचने के बायस मजीद तीखे हो गए थे। उसने मशकूक नज़रें हाशिर के चेहरे पर जमाते हुए उसके चेहरे पर कुछ तलाशा। बाय द वे, आप मुझ पर तंज कर रहे हैं या ये आपका पहला फ़ोटोशूट है? वो तीखेपन से इस्तफसार कर रही थी। कुछ था उसके अंदाज में। हाशिर ने लब भींचकर खामोश रहने पर इक्तफा किया, जिसके बायस फहद को ही हरकत में आना पड़ा। नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं। हाशिर भाई के कहने का मतलब है कि हमारा काम बहुत प्रोफेशनल है। फिर आप जैसे फ़ोटोजेनिक चेहरों को तो कैमरा भी खूब पहचानता है। आप रिज़ल्ट तो आने दें, यकीनन मायूसी नहीं होगी आपको। फहद काफ़ी अरसे से इस फील्ड में काम कर रहा था, उसे पता था कि मामले को कैसे संभालना है। वो ठीक है, लेकिन अभी वो कुछ कहने ही लगी थी कि भैया ने दूर से उसे पुकार लिया था। हिबा, फोटोग्राफर को भेजो, गोहर की कार पार्किंग में आ गई है। दुल्हन के आते ही हलचल मच गई थी। हिबा सब भूलकर अंदर की जानिब बढ़ गई और ज़रा देर बाद वो उस हंगामे का हिस्सा बन चुकी थी जो उसके गिर्द बपा था। एयर कंडीशन वेन्यू बरकी रोशनियों के धुआंधार गुबार में लिपटा हुआ। उस सहर अंगेज़ फिज़ा में खूबसूरत की झिलमिलाहट थी। ब्रांडेड परफ्यूम्स की खुशबू एसाब पर खुशगवार तासुर छोड़ रही थी। डिनर सर्व होते ही कुछ देर के लिए कैमरों को ऑफ कर दिया गया तो हाशिर ने सुकून का सांस लिया और ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर निकल आया। रात भीगने की वजह से ठंडी हवाएं सुकून बख्श थीं। वो वेन्यू के अकब में बने लान में मस्ताना हवाओं से महसूस होता टहलने लगा। अंदर की हंगामा खेजी के मुकाबले में बाहर सुकून था। वो यूं ही टहलते टहलते पार्किंग में चला आया। अरे मिस्टर फोटोग्राफर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खाना नहीं खाना आपको? हिबा गाड़ी में से गिफ्ट के कुछ डब्बे निकालने के लिए वहाँ आई थी। उसे अकेले खड़े देखा तो पुकार बैठी। हाशिर ने चौंक कर नज़र उठाई थी। लगता था जैसे तहाइफ काफ़ी भारी थे, जिनके डब्बों को बमुश्किल संभाले वो सवालिया नज़रें उस पर मरकूज़ किए दाएं तरफ ब्राइडल रूम की तरफ खुलने वाले दरवाजे के पास खड़ी थी। जवाबन उसने सर नफ़ी में हिला दिया था। नहीं शुक्रिया कहकर मुरव्वत का तकाजा निभाते हुए उसने आगे बढ़कर हिबा के हाथ से तहाइफ लेने का इशारा किया तो उसने तकल्लुफ़न भी इनकार नहीं किया और कुछ चीज़ें उसे पकड़ा दीं। मगर क्यों, खाने का वक्त है, आप भी कुछ ले लें। हिबा ने उसे अंदर की तरफ बढ़ने का इशारा किया और साथ चलते हुए बोली, मुझे भूख नहीं। उसने इख्तिसार से काम लिया। वैसे आपने कभी सुना है कि गुस्सा इंसान की भूख को खा जाता है? वाकई ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। जवाबन वो कुछ इस संजीदगी से बोली कि हाशिर ने मुताज्जब नज़रों से उसे देखा था। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि जब एक प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट ही नहीं तो उसे अपनाने की ज़रूरत क्या है? आई विश के गोहर आपी के इतने अहम दिन की पिक्स अच्छी आएँ। वैसे उम्मीद काफ़ी कम है इस बात की। लाबी क्रॉस करते हुए वो अपनी बात मुकम्मल कर चुकी थी। दरपर्दा जता भी दिया था कि हाशिर की अदम दिलचस्पी उसकी निगाहों से ओझल नहीं थी। शायद वो उसे कोई माकूल जवाब दे ही देता, मगर सामने से आती रानिया को देखकर हिबा के कदमों की रफ्तार में कुछ और तेज़ी आ गई थी। उफ़, कहाँ रह गई थी तुम? पता तो है कि ताई अम्मी इंतज़ार कर रही हैं गिफ्ट्स का। बस आ ही रही थी, सब सामान एक जगह नहीं था इसलिए देर लगी। एनीवे, तुम इनसे सामान पकड़ो और जल्दी आओ। पीछे खड़े हाशिर की तरफ इशारा करते हुए उसने ताख़ीर की वजह बताई और फिर मुड़कर हाशिर को भी मुखातिब किया। आप भी आ जाइए, कैमरा ऑन कर लें, गिफ्ट सेरेमनी शुरू होने लगी है।